स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का। मैं हूं भारत और आप देख रहे हैं आवारा कहानियां। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं लेकर आया हूं वो इंडिया के टॉप 10 हैंटेड प्लेसेस में से एक है। ये कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं बल्कि आपकी रूह तक को हिला देने के लिए बनी है। यकीन मानिए, एक बार अगर आपने इस कहानी को आधा सुन लिया तो पूरी सुने बिना रह नहीं पाएंगे। हर मोड़ पर रहस्य, हर शब्द में सस्पेंस और क्लाइमैक्स वो आपको हिलाकर रख देगा। वीडियो शुरू करने से पहले बस मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इसे लाइक करना और चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है। क्योंकि हम जैसे छोटे क्रिएटर्स आपके भरोसे और मदद के सहारे से ही आगे बढ़ते हैं। अगर मुमकिन हो तो मेरी भी मदद कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी आज की खौफनाक कहानी की ओर। कोलकाता की हवा में हमेशा कुछ भारी सा रहता है। ये शहर रात में सोता नहीं है। नॉर्थ कोलकाता की एक पुरानी गली थी, हाथी बागान के पीछे, जहां मकान इतने पुराने थे कि उनकी दीवारें भी अपने अंदर यादें रखती थीं। आरिफ अली, उम्र करीब 32 साल, वहीं रहता था। आरिफ कोई खास आदमी नहीं था, न कोई तांत्रिक, न मौलवी, न ही कोई पागल। बस एक साधारण उर्दू अनुवादक था जो दिन में सरकारी दस्तावेजों पर काम करता था और रात में अकेले अपने किराए के कमरे में रहता। उस रात जब सब कुछ शुरू हुआ तो आरिफ ने बस इतना महसूस किया कि उसे कमरा पहले से छोटा लग रहा है। पंखा चल रहा था, फिर भी हवा नहीं आ रही थी। घड़ी की टिक टिक असामान्य रूप से तेज थी। और एक बात सबसे अजीब थी, कमरे में हल्की सी गीली मिट्टी की गंध थी। आरिफ ने उठकर दरवाजा खोला। बाहर सिर्फ सूखी सीढ़ियां थीं। फिर वो गंध अंदर कैसे आई? वो वापस पलटा ही था कि दीवार पर बनी उसकी परछाई एक सेकंड के लिए हिली, जबकि वो खुद नहीं हिला था। थकान है, उसने खुद से कहा। बस यही वो गलती थी उसकी। अगले दिन से चीजें बदलने लगी। आरिफ के शब्द भी बदल गए। ऑफिस में उसने एक फाइल लौटाते हुए अचानक कहा, ये अरबी नहीं है, ये उससे भी पुरानी भाषा है। उसके सहकर्मी हंस पड़े, लेकिन आरिफ को खुद याद नहीं था कि उसने ऐसा क्यों कहा। उस रात उसने सपना देखा कि वह हुगली नदी के नीचे खड़ा है। पानी उसके सिर से ऊपर बह रहा है, फिर भी वो सांस ले रहा है। उसके सामने कोई था जिसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ खाली काले गड्ढे थे। और वो बोला, तूने सुना था, अब तुझे उठाना होगा। आरिफ चीखते हुए उठा। उसके नाखूनों में सूखी मिट्टी फंसी हुई थी। आरिफ को अब अजान की आवाज सुनाई देने लगी थी, जबकि आसपास कोई मस्जिद नहीं था। कभी कभी तो वो बंगाली भी नहीं समझ पाता, जबकि वो यहां 10 साल से रह रहा था। और सबसे डरावनी बात यह हुई कि उसे कोई दूसरी आवाज सुनाई देने लग गई थी जो उससे अपने काम करवाने लगी थी। एक रात आरिफ ने खुद को आईने में देखा तो उसकी आंखें नॉर्मल थीं, पर पलकें झपकने से एक पल पहले पूरी काली थीं। उसने डर से आईना तोड़ दिया। कांच के टुकड़ों में उसका चेहरा मुस्कुरा रहा था। तीसरे हफ्ते आरिफ ने अपने पुराने दोस्त सलीम को फोन किया। आरिफ की आवाज कांप रही थी। उसने सिर्फ एक लाइन कही, मेरे मुंह से अपने आप कुछ अजीब शब्द निकलते हैं, लेकिन ये मेरे नहीं हैं। सलीम को उसकी बात समझ नहीं आई, पर उसने एक बात नोटिस की, आरिफ की सांसों के बीच दूसरी सांसें भी थीं। पड़ोस में रहने वाली बूढ़ी औरत शारदा देवी ने एक रात देखा कि आधी रात को आरिफ नंगे पांव छत पर खड़ा था। उसके हाथ फैले हुए थे। वो एक तरफ झुक-झुक कर कान लगाकर कुछ सुन रहा था, जैसे जमीन के नीचे से कोई उससे बात कर रहा हो। शारदा देवी ने हिम्मत करके उससे पूछा, बेटा सब ठीक तो है? आरिफ ने पलटकर देखा तो उसकी गर्दन थोड़ी ज्यादा घूमी हुई थी। तभी वो बोला, वो नीचे है और मैं रास्ता हूं। अगली सुबह शारदा देवी ने उससे बोलना बंद कर दिया। आरिफ उसी दिन डॉक्टर के पास गया। MRI, EEG सब नॉर्मल था। डॉक्टर ने कहा, आपको डिसोशिएटिव सिम्टम्स हो सकते हैं। आरिफ ने डॉक्टर पूछा, क्या डिसोशिएशन में किसी और की यादें आती हैं? डॉक्टर चुप रहा, कुछ नहीं बोला। उसी रात आरिफ ने एक नोट लिखा, किसी और भाषा में, और वो लिखावट उसकी नहीं थी। कब्जा शुरू होता है जब प्रतिरोध खत्म होता है। अब वो समय में खोने लगा था। कभी उसे लगता अभी शाम है, लेकिन बाहर सुबह होती थी। कभी लगता अभी तो खाना खाया है, लेकिन प्लेट में खाना रखा होता था। उसके फोन में कुछ वीडियो थे जिसमें वो खुद बोल रहा था, किसी ऐसे लहजे में जो इंसानी नहीं था। एक वीडियो में वो कहता है,
कोलकाता पुराना है, यहाँ जमीन के नीचे दरारें हैं, मैं उनमें रहते हूं। आरिफ को वो वीडियो याद नहीं था। एक रात अचानक बिजली चली गई। कमरे में अंधेरा था, पर आरिफ को सब कुछ साफ दिख रहा था। उसके अंदर अब डर खत्म हो चुका था, लेकिन डर बाहर था। एक दिन आईने के सामने खड़े होकर उसने कहा, बस नाम बता दें। आईने से एक जवाब आया, नाम से बुलाया जाता है, भगाया नहीं जाता। और तभी उसकी परछाई दीवार से अलग होकर फर्श पर उतर गई। सुबह जब मकान मालिक ने दरवाजा तोड़ा तो कमरा पूरा खाली था। बस फर्श पर गीली मिट्टी से बने पैरों के निशान जो खिड़की तक गए और वहां से ऊपर की ओर मुड़ गए। और दीवार पर एक लाइन लिखी थी, जिस शहर में पुरानी जमीन है वहां शरीर बस किराए का होता है। यह सिर्फ शुरुआत है। दरवाजा टूटने के बाद जो कमरे में मिला उसने पुलिस को भी चुप करा दिया। कमरा खाली नहीं था और न ही कमरा छोड़ा हुआ था। बिस्तर पर सिलवटें थीं जैसे कोई अभी अभी उठा हो। पंखा चल रहा था, पर कमरे का तापमान नॉर्मल से काफी ठंडा था। फर्श पर मिट्टी से बने पैरों के निशान थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि वो निशान पूरे कमरे में फैले हुए थे। कुछ निशान खिड़की की तरफ थे, कुछ अलमारी के अंदर, और 2 निशान सीधे दीवार के अंदर की तरफ थे, जैसे कोई दीवार के अंदर चला गया हो। मकान मालिक ने वहीं पर बैठकर बीड़ी जलाई और बोला, इस घर में पहले भी ऐसा हुआ था। पहले किराएदार की फाइल थाने से एक पुरानी रिपोर्ट निकाली गई। तारीख 2017, नाम मोहम्मद कासिम, उम्र 41 साल, पेशा बस कंडक्टर। उसकी रिपोर्ट में लिखा था। व्यक्ति अचानक बोलचाल में अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग करने लगा था। दावा करता था कि कोई नीचे से उसे बुलाता है। अंतिम बार छत पर देखा गया था। उसका शव कभी नहीं मिला। आरिफ का कमरा भी वहीं था। उसके दोस्त सलीम को अब पछतावा हो रहा था। उस आखिरी फोन कॉल के बाद उसने आरिफ की बात को सीरियस नहीं लिया था। सलीम उसी रात उस घर पहुंचा। घर के अंदर घुसते ही उसे वही गंध आई, गीली मिट्टी, पुरानी लकड़ी और किसी जले हुए तेल की। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसे लगा जैसे कोई नीचे से उसके कदमों की गिनती कर रहा हो। छत पर पहुंचते ही उसने देखा कि दीवार पर वही लाइन लिखी हुई है, शरीर किराए का होता है, पर नीचे छोटे अक्षरों में कुछ और भी लिखा हुआ था, और किराया हमेशा समय पर चुकाना पड़ता है। दूसरे दिन सलीम ने मदद ढूंढनी शुरू की। इधर उधर पूछते हुए वो पहुंचा मेटिया ब्रुज के एक बूढ़े मौलवी के पास, जिनका नाम लोग सिर्फ हाफिज साहब बताते थे। हाफिज साहब ने बिना पूरी बात सुने उससे कहा, कोलकाता में जिन्न नए नहीं हैं, ये शहर उनके ऊपर बनाया गया है। उन्होंने बताया, अंग्रेजों के आने से पहले हुगली के किनारे एक बस्ती थी, जहां इंसान और जिन्न एक ही जमीन को अलग अलग समय में इस्तेमाल करते थे। पर जब जमीन खोदी गई तो कुछ रास्ते टूट गए, कुछ जिन्न अधूरे रह गए, और जो अधूरे रह जाते हैं वो शरीर ढूंढते हैं। आरिफ अब भी जिंदा था। हाफिज साहब ने एक बात बहुत साफ कही, अगर मिट्टी के निशान ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो वो मरा नहीं है। सलीम के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। तो वो कहां है? हाफिज साहब ने आंखें बंद की। जहां से आवाज आती है वहां। हुगली के नीचे उस रात शहर में हल्की बारिश हो रही थी। हुगली का पानी काला लग रहा था। सलीम नदी किनारे खड़ा था। तभी उसने सुना, सलीम। आवाज आरिफ की थी, पर लहजा अलग था। तभी पानी की सतह पर एक हल्की सी हलचल हुई, जैसे कोई नीचे खड़ा होकर ऊपर देख रहा हो। और फिर आरिफ पानी से बाहर आया। उसकी आंखें खुली थीं, पर उसके अंदर कोई नहीं था। वो बोला, शहर याद रखता है, और अब मैं भी। सुबह सलीम गायब था। पुलिस ने केस बंद कर दिया। 2 शख्स मानसिक समस्या से नदी में कूदे। पर पिछले साल हाथी बागान की उसी गली में एक नया किराएदार आया। पहली रात उसने मकान मालिक से कहा, अजीब बात है, यहां पंखा चलता है पर हवा नीचे से आती है, और दीवार पर उसकी परछाई थोड़ी देर से हिलती है। तो कैसी लगी दोस्तों नाक कहानी? अगर आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसी डरावनी सच्ची घटना हुई है, या आपने कोई ऐसी कहानी सुनी है जो आपको डरने पर मजबूर करती है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मुझे इंतजार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर कहानी में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।